गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल शेयर ओनरशिप एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द इनकम और लॉसेज द बिजनेस जनरेट्स। तो इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है? कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस की ऑनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। अब पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस में आने का, दैट इज एक एंटिटी की तरह बनने का रीज़न क्या था? हमने जो लास्ट सोल ट्रेडर डिस्कस किया था उसमें देखिए लिमिटेशंस क्या थी। फर्स्ट लिमिटेशन थी कि सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, वहाँ पे एक किसी भी एक पर्सन के पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, तो वो लिमिटेड फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे दो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो दो लोग अपने फंड्स लगा पाएंगे, या दो या जितने भी ज़्यादा लोग होंगे, दैट इज़ जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी। फिर नेक्स्ट थिंग उसमें थी कि एक ही पर्सन को सारा रिस्क बेयर करना पड़ता था, तो अब वो उस रिस्क को भी यहाँ पे अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब इसमें हम कर रहे हैं ग्लोबल वर्जन, लेकिन आपके जो ग्लोबल टेक्स्ट में उन्होंने डिस्कस किया है वो भी इंग्लिश वर्जन से ही डिस्कस किया है। मतलब हम इसमें जो भी पढ़ेंगे सबसे पहले वो यूके लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो एज पर यूके लॉ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितनी तरह की हैं? वहाँ पे 3 तरह की पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज की जाती हैं। फर्स्ट है आपकी पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ जिसको हम आगे अपने इस सब्जेक्ट में जनरल पार्टनरशिप बोलेंगे, जो कि आप देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज में पार्टनरशिप का कंसेप्ट चलता है वो सभी इसी कंसेप्ट से, इसी बेसिक रूल्स पर चलती हैं, जो कि यूके के पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है, पार्टनरशिप एक्ट 1890। सेकेंड टाइप है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट एज पर लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907। और थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एक्ट 2000। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं जो पार्टनरशिप में, दैट इज जनरल पार्टनरशिप की, जो हमने कहा था पार्टनरशिप एक्ट है, तो उसमें क्या डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें सबसे पहला डेफिनेशन है, देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच सब्सिस्ट बिटवीन पर्सन्स कैरिंग ऑन ए बिजनेस इन कॉमन विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये है आपका सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1890। ठीक है, इसमें अब देखिए डेफिनेशन, जब हम लॉ को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके हर वर्ड पर ध्यान देना पड़ता है, उसको अच्छी तरह समझना पड़ता है, उसमें जैसा लिखा है हमें वैज इट इज़ ही परफॉर्म करना पड़ता है। अब इस डेफिनेशन को हम दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच सबसिस्ट मीने जिसका इफेक्ट होता है बिटवीन पर्सन्स, तो यहाँ पे वो एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। कैरिंग ऑन ए बिजनेस, वो किसी बिजनेस के लिए होनी चाहिए इन कॉमन विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट। तो अगर ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तभी उसे पार्टनरशिप माना जाएगा, दैट इज पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट। अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन एनालाइज करते हैं। जब हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं तो इसमें हमें 5 चीज़ें निकल के मिलती हैं। फर्स्ट है रिलेशन, तो वो रिलेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा? वो आएगा एग्रीमेंट के थ्रू। सेकंड, मैंने पर्सन्स पे फोकस किया था। जो पार्टनरशिप होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही होती है, एक सिंगल पर्सन अपने खुद के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता तो पार्टनरशिप नहीं बना सकता। थर्ड, टू कैरी ऑन ए बिजनेस, तो जो भी पार्टनरशिप होनी चाहिए बिजनेस के लिए होनी चाहिए। फोर्थ, विद व्यू ऑफ प्रॉफिट। एंड फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी। ये वर्ड आपकी इस डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन इन आपके सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। सेकेंडली, जब आप इंडिया का पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने इस वर्ड को, इस चीज़ को पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, ये 5 चीज़ें हमें हेल्प करेंगी जब भी हमें कभी आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम उसे पार्टनरशिप बुला सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट देखिए, रिलेशन थ्रू एग्रीमेंट था। तो रिलेशन थ्रू एग्रीमेंट में पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप बनती कैसे है? वो एग्रीमेंट से बनती है। सेकेंडली, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल दी पर्सन्स कंसर्न। तो जो भी पर्सन उस पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहते हैं वो सभी मिलकर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या जिसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है,
वो एंटर करेंगे। थर्ड, दस द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। तो वॉलंटरी क्यों है? क्योंकि जिस पर्सन की मर्जी होगी वो ही उस एग्रीमेंट में एंटर करेगा, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते आपके साथ एंटर करने में। एंड सेकंड, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, दैट इज जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो अराइज होगी। इसमें एक चीज मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किसी भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, और वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस मीनिंग बाय यूज ऑफ वर्ड्स, चाहे वो ओरल हो चाहे इन राइटिंग हो। एंड सेकंड, इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जब दो लोग वैसे बिहेव कर रहे हो, उन्होंने आपको कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंडिकेट नहीं किया, लेकिन उनका बिहेवियर देखकर आपको लगता है कि ये सच में पार्टनर्स हैं, तो उसे भी पार्टनरशिप माना जाएगा। The partners are contractually bound by the terms they have agreed, even if they conflict with the Partnership Act 1890। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, उस पार्टनरशिप का बिजनेस का काम कैसे होगा वो सारा कुछ आप पार्टनर्स खुद अपनी शर्तों में तय करते हैं, जो वो अपने एग्रीमेंट में लिख लेते हैं, और वो शर्तें पार्टनरशिप एक्ट को भी ओवरराइड करती हैं, दैट इज उनकी बात पहले मानी जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड कि उनमें से कोई भी चीज इलीगल ना हो। अब इसमें सेकंड फीचर डिस्कस करते हैं, बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। अगेन यहाँ पे एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप लॉ को जब पढ़ने लगे हैं तो उसके वर्ड्स पे भी ध्यान देना है। लॉ में आपको दो तरह के वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा इंडिविजुअल, एक मिलेगा पर्संस। ठीक है, तो अब उन दोनों में भी डिफरेंस डिस्कस करेंगे। पहले नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। अगेन, ओनली पर्संस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो जो भी लॉ ने पर्सन रिकॉग्नाइज किया, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वर्ड पर्संस, तो जिन्हें लॉ पर्सन मानता है सिर्फ वो ही पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने बोला इंडिविजुअल एंड पर्सन का। जब when law uses the word individual, it means a natural human being like Mr. राम श्याम। तो जब भी लॉ इंडिविजुअल वर्ड यूज करता है तो उसका मतलब होता है किसी एक ह्यूमन बीइंग से, किसी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग से, चाहे वो कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो लुनेटिक हो, चाहे वो इडियट हो, चाहे वो मेंटल हो, लेकिन एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, तो वो इंडिविजुअल बोला जाता है लॉ में जब वर्ड यूज किया जाता है। और सेकंड जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या इंडिकेट करता है? वो दोनों को इंक्लूड करता है, वो इंडिविजुअल को, दैट इज नेचुरल ह्यूमन बींग्स को भी कवर करता है, एंड सेकेंडली आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज को भी कवर करता है। आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज कौन सी? ऐसी एंटिटीज जो किसी ना किसी लॉ के अंदर बनाई जाती हैं, लाइक LLPs बनाई जाती हैं, लाइक कंपनीज बनाई जाती हैं, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं, एसोसिएशंस बनाई जाती हैं, क्लब्स बनाए जाते हैं, तो जिनको लॉ उनके मेंबर से, उनके ऑनर से सेपरेट मानता है, उन्हें आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज बोला जाता है। तो जब कहीं भी वर्ड पर्सन यूज होता है तो वो इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है, दैट इज नेचुरल ह्यूमन बींग्स को भी कवर करता है, एंड आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज को भी कवर करता है। थर्ड इसमें फीचर हमने डिस्कस किया, टू कैरी ऑन ए बिजनेस। तो पार्टनरशिप जो भी बनाई जानी चाहिए वो किसी ना किसी बिजनेस के लिए बनाई जानी चाहिए। The third essential element of a partnership is that the parties must have agreed to carry on a business. The term business is used in its widest sense and includes every trade, occupation और profession. बिजनेस की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? खुद पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है। तो वहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन कैसे दी गई है? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। Therefore, if the purpose is to carry on some charitable work, it will not be a partnership. ठीक है, तो अगर आप किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो आप उसे पार्टनरशिप नहीं क्लासिफाई कर सकते। फोर्थ पॉइंट है विद ए व्यू ऑफ प्रॉफिट। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप का जो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर आप एक नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तो जब हमने थर्ड कंडीशन में भी यही था कि वो बिजनेस के लिए होनी चाहिए, तो ऐसे ही फोर्थ कंडीशन भी क्या कहती है? उस बिजनेस का पर्पस भी क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। अगर आपका पर्पस है सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है। अब जो बच्चों को पढ़ाने से पैसे आते हैं वो उसे क्या करती है? वो अपनी अदर चैरिटेबल एक्टिविटीज में लगा देती है। बेसिकली उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आप उसे पार्टनरशिप में क्लासीफाई नहीं कर सकते, चाहे वो बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट करती हो। द पार्टनर्स में हाउ एवर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी रेशो। तो जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो पार्टनर अपने आप में बांटेंगे। वो
सभी पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तभी वो पार्टनर कहलाएंगे जिनको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। और सेकेंडली जो उनकी रेशियो है वो उसे किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। वो तो हमने पहले भी किया था कि जो ये रिलेशन है वो एग्रीमेंट से बनता है, तो वो जैसे भी चाहें वैसे डिसाइड कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी, ये आपके एज पर यूके पार्टनरशिप एक्ट 1890 में ये सेक्शन 5 में दिया गया। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर जो है वो फर्म का भी एजेंट है और फर्म में बाकी जितने सभी पार्टनर हैं उन सभी का भी एजेंट है। तो वो फर्म के लिए, फर्म के बिजनेस के लिए जो कोई भी काम करेगा उसके किए गए काम के लिए पूरी की पूरी फर्म भी बाइंडिंग होगी और उसके बाकी सारे पार्टनर भी बाइंड होंगे। ठीक है, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ फर्म, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ हिज अदर पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। द एक्ट्स ऑफ एवरी पार्टनर बाइंड्स द फर्म एंड हिज पार्टनर्स। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जनरल पार्टनरशिप में। अभी तक हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं। अब सेकेंडली लॉ में स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जहां पे लॉ ने बताया है कि चाहे उन केसेस को पढ़कर ऐसा लगता है कि यहाँ पे पार्टनरशिप हो सकती है लेकिन फिर भी वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं इंसर्ट की हैं, वो मैं आपको लॉ से ही पढ़ाना चाहूँगा। देखिए आपका सिलेबस जो है ये आपको लॉ के बारे में पढ़ाने के लिए है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ केसेस में जहाँ पे इजी लॉज हैं वहाँ पे आप एक्ट्स को भी पढ़ें, ताकि धीरे धीरे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने प्रैक्टिस तभी करनी है और सब सक्सेसफुल वही लोग हैं जो एक्ट को पढ़कर उसका मतलब निकालते हैं। आप देखिए सबसे ज़्यादा अर्निंग एडवोकेट्स करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्ट को पढ़ते हैं, उसका मतलब निकालते हैं और फिर कोर्ट में डिस्प्यूट करते हैं कि इसका ये मीनिंग होना चाहिए, इसका ये मीनिंग हुआ है। ठीक है, तो ये आपके, ये मैंने जो ओपन की है 5, ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 1890 है जो आपके यूके द्वारा इशू किया गया है। ये फर्स्ट पेज पे देखिए ऐसे है। फिर इसका सेक्शन 1 है जहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप दी गई है जो हमने अभी पढ़ी है। फिर नेक्स्ट अभी हम पहले कर रहे हैं इसमें सेक्शन 2 जिसमें वो बात करता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो हमें जब चेक करना है कि क्या एक बिजनेस जो केस हमारे पास आया है क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं, तो हम उसमें कैसे देखेंगे। देखो, इन डिटरमाइनिंग whether a partnership does or does not exist, regard shall be held to the following rules। ठीक है, फर्स्ट है जॉइंट टेनेंसी, टेनेंसी इन कॉमन, जॉइंट प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, पार्ट ओनरशिप। does not of itself create a partnership as to anything so held or owned, whether the tenants or owners do or do not share any profit made by the use thereof। तो जॉइंट टेनेंसी, टेनेंसी इन कॉमन जो भी इन्होंने वर्ड यूज किया उनका मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली जो भी ग्रॉस रिसीट्स हैं या प्रॉफिट्स हैं जिसे वो शेयर करते हैं तो वो उस वजह से पार्टनर नहीं बन जाएंगे। रीज़न बीइंग, अब हम इसको वही पार्टनरशिप की कंडीशन से एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। ये देखिए आपकी ये 5 कंडीशंस आ गई। तो सबसे पहले अब हम उसे जॉइंट टेनेंसी को, दैट इज टेनेंसी इन कॉमन वगैरह को क्यों पार्टनरशिप नहीं कंसीडर कर सकते। फर्स्ट कंडीशन देखिए, रिलेशन थ्रू एग्रीमेंट। तो रिलेशन थ्रू एग्रीमेंट सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको कुछ ही केसेस में मिलेगी कि रीज़न बीइंग जॉइंट टेनेंसी कैसे आती है। सपोज एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई तो उसके डेथ के बाद क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी उसके 2 बेटों में चली गई तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जॉइंट टेनेंसी हो जाएगी। अब उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया लेकिन ये प्रॉपर्टी बाय लॉ उनके ऊपर फॉल हुई है और उनकी इक्वल ओनरशिप है और वो इसका पार्टीशन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से देखिए वो पार्टनरशिप नहीं बन पाएगा बीच में। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। थर्डली, टू कैरी ऑन ए बिजनेस, तो उनका पर्पस वहाँ पे बिजनेस कैरी करने का नहीं था। फोर्थ, प्रॉफिट अर्निंग। और लास्ट, म्यूचुअल एजेंसी, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हर पर्सन अपने अपने शेयर का ऑनर है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, 2 लोगों के पास 50-50% ऑनर आ गया तो वो अब अपने अपने 50% के लिए खुद डिसाइड करेंगे। एक भाई दूसरे भाई के शेयर को बेच नहीं सकता या उसके प्रति कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सेकंड एग्जांपल जो लॉ ने दी है। द शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न डज नॉट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट अ पार्टनरशिप, वेदर द persons sharing such returns have or have not a joint or common right or interest in any property from which or from the use of which the returns are derived। तो अगर 2 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी काम की ग्रॉस रिटर्न्स
को शेयर कर रहे हैं, ग्रॉस रिटर्न मिले जो भी किसी काम से सेल रिसीट्स हुई हैं, तो अगर वो उनको शेयर कर रहे हैं तो भी उन्हें पार्टनर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, वो प्रॉफिट शेयर करने वाले होने चाहिए, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपकी बुक में केस लॉ भी दिया गया है, हम यहाँ पे उस केस लॉ को भी डिस्कस करते हैं। ये आपका वो केस लॉ है कॉक्स वर्सेस कॉल्सन का 1916 का। तो इसमें फैक्ट्स क्या थे, इसमें क्या था, एक पर्सन था वो थिएटर को ऑन करता था। सपोज मिस्टर ए थे जिनके पास उनका थिएटर था, एक मिस्टर बी थे जो प्ले ऑर्गेनाइज करते थे, आप कह सकते हो डायरेक्टर थे। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक प्ले की स्क्रिप्ट रेडी है, हम क्या करेंगे, मैं इसे आपके थिएटर पे प्ले करूंगा, तो जो भी ग्रॉस रिसीट्स होंगी, जो भी आपकी उस दिन की बुकिंग्स होंगी, हम उसको 60-40 की रेशो में शेयर कर लेंगे। अब ड्यूरिंग द इवेंट क्या हुआ, एक मिस हैपनिंग हो गई, जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे उनसे गलती से ऑडियंस में बैठे किसी पर्सन की डेथ हो गई। तो जो ऑडियंस, जो उस पर्सन की डेथ होगी, तो उसके जो भी लीगल हेयर से उन्होंने क्लेम किया थिएटर पे कि देखिए, क्योंकि ये लोग मिलकर काम कर रहे थे, ये लोग आपस में प्रोसीड्स को शेयर कर रहे थे, इसलिए इसे पार्टनरशिप माना जाना चाहिए, और थिएटर वाला भी उसके लिए जिम्मेदार हो और मुझे थिएटर से कंपनसेशन मिले। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा कि वो ग्रॉस रिसीट शेयर कर रहे थे, प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे थे, और ना ही वो एक दूसरे के बिहाफ पे एक्शन ले सकते थे, दैट इज उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए उसे पार्टनरशिप नहीं क्लासिफाई किया जा सकता, और थिएटर वाले से, दैट इज बॉक्स ऑफिस वाले से पैसे नहीं लिए जा सकते। अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड जो आपका सबसेक्शन 3 है वो काफी लेंथी, लेकिन इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं क्या कहता है। द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस इज प्राइमा फेशी एविडेंस, प्राइमा फेशी मीने ऑन द फेस ऑफ इट, दैट इज क्लियरली apparent, ठीक है, evidence that he is a partner in the business, but the receipt of such a share or of a payment contingent on or bearing with the profits of the business does not of itself make him in a partner in the business and in particular। तो लॉ ने बोला जनरली अगर एक पर्सन को मिलने वाली पेमेंट किसी दूसरे के बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है, तो सिर्फ इसी वजह से वो लोग पार्टनर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, और इन पर्टिकुलर मीने लॉ ने जो स्पेसिफिकली आपको 5 एग्जांपल्स निकाल के भी, एक जनरल रूल क्या है, अगर एक पर्सन को मिलने वाली रिसीट्स किसी दूसरे पर्सन के प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है, तो वो पार्टनरशिप नहीं बन जाएगा, हमें वो पांचों इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। और साथ में लॉ ने कुछ इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी दिए हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इसको हम पढ़ते हैं क्लॉज, जब नंबरिंग के बाद सब नंबरिंग आ जाती है तो हम उसे पढ़ते हैं क्लॉज। ठीक है, जो आपका ये ए पॉइंट है इसे हम बोलेंगे। अब देखिए इसे रीड करना हो तो आप कैसे बोलोगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए द रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑफ ए डेट और अदर लिक्विडेटेड अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट्स और अदरवाइज out of accruing profits of a business does not of itself make him in a partner in the business or liable as such। ठीक है, तो एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को लोन दिया है, या तो उसकी जो रीपेमेंट आ रही है या और किसी भी तरह की पेमेंट जो उसको मिलने वाली है वो उसके प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। सपोज मैंने आपके साथ पार्टनरशिप नहीं की, आपने एक नया बिजनेस शुरू करना था, आपने बोला कि मुझे सपोज 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैंने बोला मैं आपको फंड्स प्रोवाइड कर देता हूँ। आपने बोला कि जी मैं बिजनेस तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं आपको इंटरेस्ट भी दे पाऊंगा कि नहीं। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, अगर तो आपको प्रॉफिट हुआ तो आप मुझे प्रॉफिट का सपोज 20% दे देना एज इंटरेस्ट, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। अब क्या हुआ, मेरे जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, लेकिन फिर भी लॉ ने बोला आप इसे पार्टनरशिप क्लासीफाई नहीं कर सकते। रीजन भी मेनली 2 रीजन आइडेंटिफाई करूंगा मैं इसमें। एक तो सब उसमें कंडीशन क्या थी, हमारा जो पर्पस होना चाहिए तो कैरी ऑन ए बिजनेस, हम बिजनेस कैरी नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरी सिर्फ पेमेंट आपकी इनकम के ऊपर कंटिंजेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होते तो मैं लॉसेस शेयर करने के लिए भी लायबल हूँ पार्टनरशिप, लेकिन जहाँ पे अगर आपको लॉस हो गया तो आप मेरे प्रिंसिपल अमाउंट से पैसे थोड़ी काट लोगे। ठीक है, और थर्ड थिंग म्यूचुअल एजेंसी, हम लोग एक दूसरे के बिहाफ पे कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। सेकंड डिस्कस करते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रेम्यूनरेशन ऑफ ए सर्वेंट और एजेंट ऑफ ए पर्सन एंगेज्ड इन ए बिजनेस बाय अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस does not of itself make the servant or agent a partner in the business or liable as
सच। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया रेम्यूनरेशन का कि आप मुझे सैलरी, आपने जो मुझे सैलरी देनी है आप मुझे सैलरी मत देना, मैं आपको जितनी सेल अर्न करके दूंगा आप मुझे उसका 10% कमीशन दे देना, मेरी सैलरी ऐसे डिटरमिन होगी। जैसे आप सुनते हो बड़ी कंपनीज में डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन ऐसे डिसाइड की जाती है कि अगर जितना प्रॉफिट होगा सपोज डायरेक्टर्स को उसका 1% दिया जाएगा। अब क्योंकि अब देखिए उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो कंपनी के प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसे भी आप पार्टनरशिप नहीं क्लासिफाई कर सकते, वो सिर्फ उनकी रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने का एक मेथड है। थर्ड आ गया, ए पर्सन बीइंग द विडो, विडोवर, सर्वाइविंग सिविल पार्टनर और ए चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर एंड रिसीविंग बाय वे ऑफ एन्युटी। एन्युटी मीन होता है एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपको फिक्स्ड इंटरवल के बाद मिलती है। ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स मेड इन द बिजनेस इन विच द डिसीज्ड पर्सन वाज ए पार्टनर इज नॉट by reason only of such receipt a partner in the business or liable as such। अब ये क्लॉज क्या कहती है, ये क्लॉज कहती है कि सपोज 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए बी सी, मिस्टर सी की डेथ हो गई। अब क्योंकि तीनों ने बिजनेस मिलकर शुरू किया था, अच्छा चल रहा था, तो मिस्टर ए और बी ने मिस्टर सी की विडो को, विडोवर तो हो नहीं सकता, सर्वाइविंग सिविल पार्टनर मतलब जो उसका सेकंड पार्टनर बच गया, उसका स्पाउस या उसके बच्चों को प्रॉमिस किया कि हम क्या करेंगे, हर साल आपको जो भी हमारा प्रॉफिट्स होगा उसमें से सपोज 20% आपको हर साल एन्युटी देंगे, क्योंकि मिस्टर जब हमने बिजनेस शुरू किया तो मिस्टर सी भी हमारे साथ थे। या कई बार क्या होता है जब पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो वो उसमें ऐसी कंडीशन रख लेते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या थी कि मिस्टर सी की डेथ हो चुकी है, अब उनकी डेथ के बाद मिस्टर ए और बी अपने होने वाले प्रॉफिट्स में से एक फिक्स्ड अमाउंट या एक फिक्स्ड परसेंटेज मिस्टर सी की फैमिली को देंगे। अब चाहे उनकी रिसीट प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है लेकिन वो पार्टनर नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो वो लॉसेस के केस में कंट्रीब्यूट करेंगे ना ही उनकी म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ने ये स्पेसिफिकली एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं कि चाहे किसी पर्सन की पेमेंट एक किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस पर डिपेंडेंट हो फिर भी उसे आप पार्टनरशिप नहीं क्लासिफाई कर सकते अनलेस वो सारे इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई करे। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, the advance of money by way of loan to a person engaged or about to engage in any business on a contract with that person, that the lender shall receive a rate of interest varying with the profits or shall receive a share of profits arising from carrying on the business, does not of itself make the lender a partner with the person or persons carrying on the business or liable as such, provided that the contract is in writing and signed by or on behalf of the parties thereon। अब ये जो हमने फर्स्ट केस में एग्जांपल ली थी कि मैंने क्या किया, आपको बिजनेस, आपने बिजनेस शुरू करना था तो आप, मैंने क्या किया, मैंने आपको लोन दिया, जो इंटरेस्ट था वो किस चीज पर डिपेंडेंट था, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे इंटरेस्ट दे देना या अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर दे देना, लेकिन मैं उसमें पार्टनर नहीं था। तो यही एग्जांपल लॉ ने दिया। लॉ ने बोला कि जो मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट आपके होने वाले प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन का मेथड है, मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस नहीं शेयर करूंगा, हमारे बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ए पर्सन रिसीविंग बाय वे ऑफ एन्युटी और अदरवाइज ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस इन कंसिडरेशन ऑफ द सेल बाय हिम ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ सच रिसीट ए पार्टनर इन द बिजनेस और लायबल एज सच। तो ये फिफ्थ एग्जांपल क्या बोल रही है, फिफ्थ क्लॉज कह रही है कि सपोज गुडविल आपने अकाउंट्स में, आई होप इस टर्म को पढ़ा है, अच्छी तरह समझा है, मैं यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के साथ चलूंगा। जब आप जैसे आप अकाउंटिंग में क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्सन का बिजनेस था, उसने एसेट्स की वैल्यूएशन की 10 लाख रुपए, लेकिन गुडविल क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू, उसे लगता है कि अगर मैं इस बिजनेस को आगे चलाऊंगा तो मेरा नॉर्मल जो बाकी लोगों को प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या उसकी ब्रांड वैल्यू थी, तो उसने क्या किया, वो 10 लाख रुपए की एसेट्स वाला बिजनेस किसी पर्सन को सपोज बेच दिया। अब बेचने में उसके पास काफ़ी ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि वो उसे आज ही बोले कि मैं इस 10 लाख रुपए वाली एसेट्स के बिजनेस के आपसे 12 लाख रुपए लूँगा, क्यों, क्योंकि अब ये बिजनेस है, वो सभी एक प्रोसेस में काम करते हैं, वो सभी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो आप मुझे क्या करो, आप मुझे 12 लाख रुपए दो। तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी ऐसे करते थे, आप 10 लाख रुपए की जो एसेट्स होती थी उनको क्रेडिट कर देते थे और 2 लाख रुपए की गुडविल बुक कर लेते थे। अब दूसरा ऑप्शन उसने क्या एक्सरसाइज किया, उसने बोला आप ये 10 लाख रुपए की एसेट्स हैं, अब सामने वाले पर्सन ने बोला कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि प्रॉफिट्स आएंगे ज़्यादा के नहीं आएंगे, या
कुछ वैसे उन्होंने डिस्कशन की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला सपोज आज ये बिजनेस, आज 10 लाख रुपए के एसेट से आप मुझे क्या करो, 10 लाख रुपए दे दो, आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करो, हर साल आपका जितना प्रॉफिट्स होगा आप उसका 5% मुझे एज ए गुडविल पे कर देना। दैट इज जितना आपको प्रॉफिट होगा, मुझे पता है कि मेरा बिजनेस ज़्यादा पैसे जनरेट करेगा, तो आप मुझे 5% पे करते रहना। तो मैंने जो उसके बाद में 5% लिया वो भी तो एक तरह से गुडविल ही है। मेरे उस गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका अलग था, लेकिन है तो वो गुडविल ही। तो लॉ बोल रहा है कि ऐसे ही अगर मैं किसी पर्सन से अपने बिजनेस को सेल करने के बाद गुडविल की शक्ल में कुछ पैसे उससे रिकवर कर रहा हूँ, चाहे वो उसके होने वाले प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट हो, फिर भी आप हमें पार्टनरशिप पे कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेजर रीजन है, मैं उसके साथ प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस नहीं शेयर करूंगा। सेकेंडली, हम लोगों में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, दैट इज हम एक दूसरे के एजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसको एक बार आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जनरल पार्टनरशिप देख ली अपने। अब इसके एक बार हम देखते हैं फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, एडवांटेजेस और साथ में डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में शेयर स्किल्स एंड नॉलेज हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हर पर्सन के पास अपने अपनी डिफरेंट स्किल होती है, अपनी अपनी डिफरेंट नॉलेज होती है, तो अब वो उसे यूज़ कर सकते हैं मिलकर। सेकंड, पूल रिसोर्सेज। किसी पर्सन के पास टाइम है, किसी पर्सन के पास नॉलेज है, किसी पर्सन के पास एक्सपर्टीज है, किसी पर्सन के पास फंड्स हैं, किसी पर्सन के पास रिलेशंस हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं, इकट्ठा करके काम कर सकते हैं। थर्ड देखिए, नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू सेटअप। अब पार्टनरशिप में मैंने आपको क्या आपसे बताया, पार्टनरशिप कैसे बनती है, सिर्फ एक एग्रीमेंट से। आपको एक स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर जो भी आपको शर्तें लिखनी है वो आप उस पर लिख लीजिए, और अगर आप उसको इन राइटिंग नहीं चाहते तो आप ओरली भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है, तो उसमें भी कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन इंटरनल स्ट्रक्चर बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपने जो आपस की जो भी शर्तें रखनी है कि मैं इस बिजनेस में क्या काम करूंगा, मैं इस बिजनेस में परचेज देखूंगा, मिस्टर बी इस बिजनेस में सेल देखेंगे, मिस्टर सी इस बिजनेस में फाइनेंस देखेंगे, तो आप अपने हिसाब से जैसी शर्तें रखना चाहें वैसी शर्तें रख सकते हो। फिफ्थ है शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड लॉसेज। अब बिजनेस में अगर कभी लॉस हो जाए या बिजनेस फ्लॉप हो जाए तो उससे होने वाला जो रिस्क है, वो जो लॉस है, अब वो सिंगल पर्सन पर नहीं है, अब वो सभी पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये डिसएडवांटेज हमारा सोल ट्रेडर में भी था, यहाँ पे भी है कि जो यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो पर्सनल लाइबल होते हैं। अगर बिजनेस में कल को लॉस हो जाता है पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं है उस लॉस की भरपाई करने के, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब बिजनेस में अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो वो किसी सिंगल पर्सन के पास नहीं जाएंगे, उस वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रोवाइडेड की जो भी रेशो उन्होंने डिसाइड की होगी। थर्ड है फेट एज ए गोइंग कंसर्न। अब पार्टनरशिप भी अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं माना जाता, तो जब तक पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप है। अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई या वो पागल हो गया, तो क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है का मतलब, जो एग्जिस्टिंग सपोज 4 पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप होती है, किसी एक पर्सन की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई या वो मेंटल हो गया, तो पार्टनरशिप बंद कर दी जाती है। फिर बाकी के 3 पार्टनर अगर चाहें तो उन्हें दोबारा से पार्टनरशिप बना के कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन एक बार पार्टनरशिप बंद हो जाती है। और लास्ट, नो लीगल स्टेटस। इसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स को ही कलेक्टिवली पार्टनरशिप बोला जाता है। एंड लास्ट, इन अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज बिजनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो उन पर्सन्स की लिमिट भी, उन पर्सन्स की स्किल्स नॉलेज भी कम पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जो इसमें हम टर्म्स पढ़ेंगे सिर्फ 1 या 2 को छोड़कर, जहां मैं आपको सेक्शन की रेफरेंस भी दूंगा। उसके अलावा बाकी कोई भी टर्म लॉ में डिफाइन नहीं है। ये जनरल यूज टर्म्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं बिजनेस टर्म्स हैं, जो प्रैक्टिकली लोगों ने डेवलप किए हैं किसी भी पर्सन के काम को देखकर या उसके फीचर्स को देखकर। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल पार्टनर। ये वर्ड लॉ में यूज किया गया लेकिन डिफाइन कहीं नहीं किया गया। ठीक है, तो जनरल पार्टनर से हम जनरली क्या समझते हैं, इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। तो ऐसा व्यक्ति जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर बना है और जो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करता है, उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है।
ही इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर और टेंसिबल पार्टनर। ठीक है, ये कुछ और वर्ड दिए गए हैं जो उसके लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? इट इज अ पर्सन हु इज अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, contributes capital to the business but does not take part in the partnership business। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, उसकी मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, ही इज आल्सो कॉल्ड डोरमेंट पार्टनर और फाइनेंसिंग पार्टनर। ठीक है। थर्ड है नॉमिनल पार्टनर। वर्ड से जो नाम का पार्टनर हो, ए पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट इज कॉल्ड ए नॉमिनल पार्टनर। सपोज आप एक फर्म इशू कर रहे हो, सपोज आप एक कंसल्टेंसी फर्म इशू कर रहे हो, अभी आप नए हो, आप यंग हो, फ्रेशर हो, तो आपको कोई नहीं जानता, तो आपको लगता है मुझे मार्केट में काम नहीं आएगा। लेकिन आपके रिलेशन में कोई है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसकी मार्केट में उसी काम के लिए बहुत अच्छा नाम है, तो आप उसे बोलते हो कि आप मुझे सिर्फ अपना नाम तो यूज़ करने के लिए, ताकि आप क्या करोगे, जब भी अपना कोई डॉक्यूमेंट इशू करोगे उनका नाम लिखोगे तो लोग उस नाम पर भरोसा करके आपको काम दे देंगे। तो जिस पर्सन को सिर्फ उसके नाम के लिए पार्टनर बनाया जाता है, ना तो वो एक्चुअल में कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना आपके बिजनेस की मैनेजमेंट देखता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना नाम आपको दे देता है यूज करने के लिए, उसे नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। जो नॉमिनल पार्टनर होता है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि उसने ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाया, ना उसको कोई इंटरेस्ट है, नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉर टेक्स पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ना तो वो आपके बिजनेस में पैसे लगाता है, ना ही बिजनेस की एक्टिविटीज में कंडक्ट करता है। ही इज हाउ एवर लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल दी एक्ट्स ऑफ द फर्म। लेकिन उसकी भी, वो भी बाकी सभी नॉर्मल पार्टनर्स की तरह लाइबल होता है, उसकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फोर्थ हम इसमें डिस्कस करेंगे सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर नाम से लगता है जो अपनी पार्टनरशिप को सीक्रेट रखता है, दैट इज जो मार्केट में ये चीज़ पता नहीं लगने देता कि मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। ए सीक्रेट पार्टनर इज एक्चुअली ए पार्टनर ऑफ द फर्म बट ही डज नॉट होल्ड आउट मीनिंग वो शो नहीं करता टू द पब्लिक एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म बट कीप्स हिज एग्जिस्टेंस एज ए सीक्रेट। तो वो मार्केट में लोगों को नहीं बताता कि मैं भी इस फर्म में पार्टनर हूँ, लेकिन उसकी भी लाइबिलिटी बाकी सभी पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जो भी पार्टनर है तो सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं, और इसका सबसे इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पार्टनर जो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये वर्ड आपके एक्ट में भी यूज किया गया है, जो कि सेक्शन 14 में यूज किया गया है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, इसको रीड करते हैं एक बार। व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या तो जब एक पर्सन खुद लोगों को ये शो करता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ। सपोज मैं मैसर्स एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी में पार्टनर हूँ, और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड इन ए फर्म एज ए पार्टनर इन ए फर्म व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट। या मैसर्स एबीसी एंड कंपनी के पार्टनर्स सपोज ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि मिस्टर पंकज सिंगला भी हमारे पार्टनर हैं, और मैं उन्हें रोक भी नहीं रहा, या तो मैंने ही उन्हें परमिट किया है या मैं उन्हें रोक नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, ही इज लाइबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म। तो उस केस में लॉ क्या बोलता है कि मुझे भी पार्टनर मान लिया जाएगा, चाहे मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंटर नहीं किया, चाहे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं एंटर की, चाहे मैं बिजनेस की मैनेजमेंट नहीं देखता, लेकिन सिर्फ क्योंकि मैंने दिखावा किया या मैंने किसी को ऐसा दिखावा करने दिया, तो मुझे भी पार्टनर मान लिया जाएगा। और मेरी लाइबिलिटी कैसी होगी, मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, मैं सिर्फ उन लोगों को लाइबल हूँगा जिन्होंने मुझे पार्टनर मानकर फर्म को उधार दिया या फर्म के साथ डील किया। ठीक है, इसको एक बार एक साथ रीड करते हैं। व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ or knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm when in fact he is not, he is liable like a partner in the firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm। तो जब मैंने दिखावा किया है या किसी को दिखावा करने दिया है, दैट इज मैंने उसे रोका नहीं, तो क्या होगा, उस केस में मुझे भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा, और मैं उस थर्ड पर्सन को जिसने मुझे पार्टनर मानकर पार्टनरशिप फर्म को उधार दिया या कोई डील की है, मैं उसके लिए लाइबल हूँ। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को पार्टनर बाय स्टॉपल भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक लीगल रूल है। इसमें क्या लिखा जाता है, वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज ए पार्टनर और इट अलाउज अदर्स टू डू सो, then he is stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of which the creditor may be presumed to act।
तो जब एक पार्टनर अपने आप को एज ए पार्टनर दिखाता है या दूसरों को दिखाने देता है, तो बाद में वो इस चीज़ से मना नहीं कर सकता कि मैं तो पार्टनर था ही नहीं। जो करेक्टर उसने, जो पार्टनर का करेक्टर उसने अज्यूम किया है, वो बाद में उसे मुकर नहीं सकता। एंड अपॉन द फेथ ऑफ इच, और जिसे सही मानकर सामने वाले क्रेडिटर्स ने पार्टनरशिप फर्म के साथ डील किया। इसके रिगार्डिंग आपकी बुक में एक केस भी दिया गया है, उसको रीड कर लेते हैं, मार्टिन वर्सेस ग्रे का। तो इसमें क्या केस था, जी वेंट टू, फैक्ट्स क्या थे इसके, जी वेंट टू कॉर्नवॉल टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ टिन माइन बिलोंगिंग टू एक्स। तो वो कहीं पे डील करने गया है, वहाँ पे एक टिन माइन में पैसे लगाने के लिए गया है। नथिंग केम ऑफ द डिस्कशन बट वाइल जी वाज इन कॉर्नवॉल ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्स टू एम एज ए जेंटलमैन डाउन फ्रॉम लंदन, ए मैन ऑफ कैपिटल। तो जी और एक्स के बीच में जो डील थी वो तो चली, वो तो हुई नहीं, लेकिन कहीं किसी और मीटिंग में या किसी और के व्यक्ति के सामने एक्स ने जी को दिखा, एक्स ने ये रिप्रेजेंट किया, एम को ये रिप्रेजेंट किया कि जो ये, दैट इज एम, यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है मार्टिन को। तो उसने मार्टिन को ये इंडिकेट किया कि ये देखिए ये मिस्टर एक्स हैं जो लंदन से आए हैं और बहुत धनी है। तो एम ने अपना पार्टनर एज ए पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस किया। तो मार्टिन ने क्या किया, उसने एक्स को क्रेडिट दे दिया ये सोचकर कि ग्रे इसका पार्टनर है, मिस्टर जी जिसने उसे मिलवाया था। अब हेल्ड क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन अमाउंटेड टू ए रिप्रेजेंटेशन दैट जी वाज इन पार्टनरशिप विद एक्स एंड सो जी वाज लाइबल फॉर द डेट इनकर्ड सब्सिक्वेंट टू द इंट्रोडक्शन। तो लॉ ने हेल्ड किया कि जो जी ने इंट्रोडक्शन करवाई है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि उसने एक्स को अपना पार्टनर इंडिकेट किया है, दैट इज, इसलिए ये मान लिया जाएगा कि जो जी है वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। और एम ने जो पैसे एक्स को दिए हैं, अब जी भी पार्टनर है तो वो उसे जी से रिकवर कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ पार्टनर, और दो तीन हम डिस्कस कर लेते हैं, इजी से हैं लेकिन ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो कोई भी पर्सन जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है लेकिन सिर्फ उसके प्रॉफिट्स के लिए। तो प्रॉफिट्स के लिए मतलब मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनूंगा लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। तो उस केस में होगा क्या, अगर तो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा, हमारे बिजनेस करने से प्रॉफिट होगा तो मैं उसका शेयर ले लूँगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो मैं उसे बियर नहीं करूँगा। ऐसी भी पार्टनरशिप होती है, हाँ जी ऐसी भी पार्टनरशिप होती है। क्यों, क्योंकि कई बार आप जिस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में जाते हो उसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती है या उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपनी डोमिनेंस को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके ये टर्म रख लेते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं शेयर करूंगा, तो मैं अपना शेयर ले लूंगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो सारा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैलरीड पार्टनर। ऐसा कोई पार्टनर होता नहीं है लेकिन आपकी बुक में वर्ड था, तो इन्होंने ये यूज़ किया है कि अगर किसी पर्सन को एक फिक्स अमाउंट दी जाती है तो उसे सैलरीड पार्टनर बोल दिया जाएगा। वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता अगर उसे शेयर नहीं दिया जाता तो, ठीक है, क्योंकि पार्टनर वही होगा जो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स को शेयर करता है। फिर सब पार्टनर, सब पार्टनर क्या होता है, जो एक पार्टनर का पार्टनर हो। वो सब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं होता। एक बार मीनिंग रीड कर लेते हैं, ए सब पार्टनर हैज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ए फर्म, ही इज ओनली नेक्स्ट टू ए पार्टनर। ये कहना क्या चाहता है, इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है मैसर्स ए बी सी एंड कंपनी। अब उसमें तीन पार्टनर है, ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो वो तीनों क्या है, पार्टनर। लेकिन अब सपोज मिस्टर ए को में ए ने जो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस लगाया है, उनको डर लग रहा है कि कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, तो अब वो उस रिस्क को शिफ्ट करना चाहते हैं। शिफ्ट किस पे, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को मिले मिस्टर डी को, उन्होंने बोला कि यार मैं ना एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गया हूँ मैसर्स एबीसी में। अब मुझे डर ये है कि कहीं उस फर्म में लॉस ना हो जाए। तो मिस्टर डी ने क्या किया, मिस्टर डी ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम दोनों लोग आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं कि आपको वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा हम लोग इक्वली शेयर कर लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, मिस्टर डी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना है, उसने मिस्टर ए के साथ अलग से पार्टनरशिप की है। तो इस केस में मिस्टर डी को सब पार्टनर बोल दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ डील नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं कि वो मिस्टर ए को होने वाले प्रॉफिट्स को या लॉसेस को शेयर कर ले। ठीक है,
इसीलिए उसे सब पार्टनर बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी टाइप लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप हमने किया था, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में सेकंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसको मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। लिमिटेड पार्टनरशिप हमने पढ़ा जनरल पार्टनरशिप, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें सारा कुछ जनरल पार्टनरशिप की तरह ही सेम है, सिर्फ इसमें एक फीचर दिया गया है लिमिटेड का। दैट इज हमने जनरल पार्टनरशिप की फीचर्स में क्या पढ़ा था, वहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप आपको क्या अलाउ करती है, लिमिटेड पार्टनरशिप आपको अलाउ करती है कि आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाओ, उसमें मिनिमम एक जनरल पार्टनर होना चाहिए। जनरल पार्टनर मतलब जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, और उसके अलावा आप जितने भी पार्टनर्स लाओगे, आप चाहो तो उन सभी को लिमिटेड पार्टनर बना लो। लिमिटेड पार्टनर मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड कहाँ तक, जो पैसे उन्होंने पार्टनर बनते टाइम कंट्रीब्यूट किए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाकी के पार्टनर्स को क्या बेनिफिट मिल गया, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसको आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हो। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म थी जनरल पार्टनरशिप, उसको इन्वेस्टर चाहिए थे, वो बिजनेस की जो पार्टनर है वो मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास और पैसे नहीं है लगाने को, और उनको कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा। तो अब वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जो पैसे लगाएं, लेकिन इन्वेस्टर चाहता है कि मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए लॉ में इन्होंने एक नया कंसेप्ट लाई लिमिटेड पार्टनरशिप का। तो आप क्या करो, किसी भी इन्वेस्टर को जो आपकी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाना चाहता है उसको लिमिटेड पार्टनर बनाओ। वो जितने पैसे कंट्रीब्यूट करेगा उसकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो उसको बेनिफिट दे दिया। इस तरह पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है, अपनी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टर्स को बढ़ा सकती है। अब क्योंकि हमने देखो एक लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर को बेनिफिट दिया है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। क्यों, बेसिक लॉजिक क्या था इन्वेस्टर लाने का, इसीलिए हमने उसके बाकी सारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बाकी के राइट कैसे, कोई भी लिमिटेड पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसको तो हमने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसे भी जनरल पार्टनर की तरह ही लायबल मान लिया जाएगा। लिमिटेड पार्टनरशिप के फीचर रीड कर लेते हैं एक बार। देखो, ए लिमिटेड पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटी ऑफ वन और मोर पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी पैसे उन्होंने पार्टनर बनते वक्त कंट्रीब्यूट किए होंगे वो सिर्फ वहां तक लायबल है। अब वहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ ड्राइंग्स, अगर वो एक बार पार्टनर बनता है तो वहाँ पे 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ड्राइंग्स करनी शुरू कर देता है। दैट इज जो पैसे उसने फर्म में लगाए थे तो वो उनको निकालना शुरू कर देता है। तो क्या उसकी लायबिलिटी कम होती जाएगी, दैट इज उसने धीरे धीरे करके 5 लाख निकाल दिए। अब जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो कैपिटल बची है वो 5 लाख रुपए है, तो क्या वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक लायबल है, नहीं, वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए के लिए लायबल है। तो जो 5 लाख रुपए से उसने निकलवाए हैं, अगर कल को पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया या पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अराइज हो गई, तो वो पार्टनर क्या करेगा, वो पार्टनर 5 लाख रुपए और कंट्रीब्यूट करेगा जो उसने ड्राइंग्स की है। सेकंड थिंग इसमें देखो, लिमिटेड पार्टनरशिप अलाउ आउटसाइड इन्वेस्टर्स टू बाय इनटू ए बिजनेस बट मेंटेन लिमिटेड लायबिलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। तो उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी और इन्वॉल्वमेंट भी based on their contribution. This is a more flexible form of partnership which also has more flexibility in terms of ownership and decision making. तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ पार्टनर जनरल होंगे कुछ लिमिटेड होंगे, लेकिन उनकी ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अब जो लिमिटेड पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट। तो जैसे हमने किया था जनरल पार्टनरशिप कैसे चलती है, पार्टनरशिप एक्ट 1890, ऐसे लिमिटेड पार्टनरशिप भी चलती है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907। देखो, लिमिटेड पार्टनरशिप इज सिंपली एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप विद फॉलोइंग डिफरेंसेस। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट का, तो उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, पार्टनर का जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर जनरल होते हैं, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में मिनिमम एक जनरल पार्टनर होना चाहिए और मिनिमम एक लिमिटेड पार्टनर होना चाहिए। फिर हमने किया था लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी जनरल पार्टनरशिप है वो सिंपली एक एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आ जाती है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में क्या करना पड़ेगा, आपको उसे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा,
तभी वो लिमिटेड पार्टनरशिप रहेगी। ठीक है, फिर उसमें देखिए जनरल पार्टनरशिप के केस में नाम के साथ लॉ ने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। कुछ नाम के लिए जनरल जो कंडीशंस होते हैं कि वो नाम एक्सेप्टेबल होना चाहिए, किसी और पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जनरल कंडीशन थी और कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में एक लिमिटेड पार्टनरशिप को अपने नाम के साथ, नाम के एंड में लिमिटेड पार्टनरशिप वर्ड लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस के मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। ये देखिए यहाँ पे हम इन डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्निंग लॉ, जनरल पार्टनरशिप में कौन सा होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1890 और लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907। जनरल पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर कैसे होते हैं, एक ही तरह के पार्टनर होते हैं जो सारे जनरल होते हैं, और जनरल या जैसे हमने बिजनेस टर्म्स यूज किए हैं मतलब पार्टनर होते हैं नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप में एक कम से कम जनरल पार्टनर होना चाहिए, जनरल पार्टनर होते हैं और लिमिटेड पार्टनर होते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जनरल पार्टनरशिप में 2 होते हैं, यहाँ पे एक जनरल पार्टनर होना चाहिए और एक लिमिटेड पार्टनर होना चाहिए। लाइबिलिटी कैसी होती है, जनरल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में जनरल पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और आपके जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के केस में नहीं एप्लीकेबल, जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में करवानी कंपलसरी है। अब राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो जनरल पार्टनरशिप के केस में सभी के पास होता है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में लिमिटेड पार्टनर्स के पास नहीं होता, और अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी को भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। मतलब अब वो उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, वो भी जनरल पार्टनर्स की तरह लाइबल हो जाएंगे। अब राइट्स टू बाइंड द फर्म वो सभी पार्टनर के पास होता है जनरल पार्टनरशिप में, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया गया है, ना उसके पास मैनेजमेंट के लिए कोई राइट है, ना उसके पास कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने का कोई राइट है। फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन का टॉपिक हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन क्या होता है, जब एक पार्टनरशिप को बंद किया जाता है। अभी हम इसमें डिफरेंस डिलीट कर लेते हैं। जनरल पार्टनरशिप के केस में कोई भी पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है कि मैं ये पार्टनरशिप बंद करना चाहता हूँ, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में जनरल पार्टनर ऐसा कर सकता है लेकिन लिमिटेड पार्टनर नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो जनरल पार्टनरशिप के केस में किसी भी एक पार्टनर के मरने पर ये हो जाएगा, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में अगर किसी लिमिटेड पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम, वहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनरशिप का नेम है वो हमेशा वर्ड्स लिमिटेड पार्टनरशिप और एलपी से एंड होना चाहिए। आप उसका अपर केस या लोअर केस यूज कर सकते हो। ठीक है जी, थर्ड आपकी टाइप है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक अलग टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी है विच कंबाइंस द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप विद ए कंपनी। तो वो हम कब करेंगे, वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये आपका पार्टनरशिप के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि एज पर यूके लॉ पार्टनरशिप किस किस तरह की हैं और वो कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।